वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं? इतिहास के सबसे रचनात्मक वैज्ञानिक अवचेतन मन के सच्चे महत्व को जानते थे। एडिसन, मार्कनी, आइंस्टाइन और कई अन्य वैज्ञानिकों ने अवचेतन मन का प्रयोग करके ऐसा ज्ञान और जानकारी हासिल की जिससे उन्होंने महान उपलब्धियां पाई। अवचेतन मन की शक्ति को कर्म में बदलने की योग्यता महान वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सफलता बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक तथ्य है। इसका एक बहुत अद्भुत उदाहरण मशहूर केमिस्ट फ्रेडरिक वॉन स्टैडोनिट्ज के जीवन में देखा जा सकता है। वे काफी समय से बेंजीन नामक हाइड्रोकार्बन के रासायनिक सूत्र को समझने के लिए जूझ रहे थे, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। स्टैडोनिट्ज इस समस्या से लगातार परेशान हो रहे थे। उनकी तमाम कोशिशों नाकाम हो रही थी। जब वे इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने थक कर मामले को अपने अवचेतन मन पर सौंप दिया। इसके कुछ समय बाद जब वे लंदन की बस में चढ़ने वाले थे तो उनके अवचेतन ने उनके दिमाग में अचानक कौंध प्रस्तुत की। अपने मन में स्टैडोनिट्ज ने सांप की छवि देखी जो अपनी ही पूंछ को काट रहा था और गोल गोल घूम रहा था। अवचेतन मन के इस संदेश से वे प्रेरित हो गए और उन्होंने अपनी खोज की दिशा बदल दी। जल्दी ही उन्हें लंबे समय से चाहा गया जवाब मिला, परमाणु का गोलाकार संयोजन जिसे बेंजीन रिंग नाम से जाना जाता है। किस तरह एक मशहूर वैज्ञानिक ने अपने आविष्कार किए। निकोला टेस्ला विद्युत के क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली पथ प्रदर्शक थे। विज्ञान म्यूजियम में रखी टेस्ला काइल बच्चों को हमेशा बहुत पसंद आती है। ये उनका सिर्फ एक आविष्कार है। आवेशित धातु के इस गोले को जब कोई छूता है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उनके बाल खड़े कर देती है। टेस्ला ने प्रसारण ऊर्जा की अवधारणा में भी प्रयोग किए और इस विषय में उनके विचार अब भी क्रांतिकारी समझे जाते हैं। टेस्ला अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करते थे और उनका इस्तेमाल भी करते थे। जब भी उनके मन में किसी नए आविष्कार या नई शोध दिशा का विचार आता था तो वे अपने कल्पना में इसकी तस्वीर बना लेते थे, फिर उसे अवचेतन मन के हवाले कर देते थे। वे जानते थे कि उनका अवचेतन मन इसे सही तरीके से पूरा बना देगा और उनके चेतन मन को वे सारी बातें बता देगा जो इसे साकार करने के लिए ज़रूरी है। हर संभावित सुधार पर शांति से मनन करने की वजह से गलतियां सुधारने में उनका ज़रा भी समय बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि गलतियां हुई ही नहीं। अपने साथ काम करने वाले तकनीशियनों को वे अपने मस्तिष्क से निकला हुआ आदर्शपूर्ण प्रोडक्ट देने में सक्षम थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरा यंत्र हमेशा मेरी कल्पना के अनुरूप ही काम करता है। 20 सालों में इसका एक भी उपवाद नहीं हुआ। किस तरह एक मशहूर प्रकृति वैज्ञानिक ने अपनी समस्या सुलझाई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुई एंग्सिस 19वीं सदी के सबसे मशहूर अमेरिकी प्रकृति वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने अपने अवचेतन मन की महान शक्तियों को नींद में महसूस किया। नीचे दिया गया उदाहरण एंग्सिस के जीवनी से लिया गया है, जिसे उनकी विधवा पत्नी ने लिखा है। वे 2 सप्ताह से एक पत्थर के टुकड़े पर संरक्षित फॉसिल की धुंधली छाप को समझने की कोशिश कर रहे थे। थकने और चकराने के बाद उन्होंने आखिरकार अपना काम एक तरफ रख दिया और उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। इससे ठीक बाद एक बार आधी रात को जब उनकी नींद खुली तो उन्हें यकीन था कि सोते समय उन्होंने उसी मछली को देखा था जिसमें सभी खोए हुए अंग पूरी तरह से दिख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उस छवि को याद करने की कोशिश की तो वो उन्हें याद नहीं आई। बहरहाल वे ये सोचकर जॉर्डन डेस प्लांटिस के पास एक बार फिर उस छाप को देखने गए ताकि शायद उससे उन्हें सपना याद आ जाए। ये कोशिश बेकार हुई। धुंधला रिकॉर्ड पहले जितना ही अस्पष्ट था। अगली रात को मछली उन्हें दोबारा दिखी, लेकिन परिणाम पहले से ज़्यादा संतोषजनक नहीं था। पहले की तरह ही जागने पर छवि गायब हो गई। वही अनुभव एक बार फिर दोहराया जाएगा। इस उम्मीद से तीसरी बार को उन्होंने सोने से पहले अपने पलंग के पास एक पेंसिल और कागज रख दिया। हुआ भी यही। सुबह के करीब मछली एक बार फिर उनके सपने में आई। पहले तो अस्पष्टता से, लेकिन बाद में इतनी स्पष्टता से कि उन्हें इसके जैविक अंगों के बारे में ज़रा भी शंका नहीं आ रही थी। आधे सपने और पूरे अंधेरे में उन्होंने बिस्तर के पास रखे कागज़ पर मछली की आकृति बना ली।
सुबह जब वे जागे तो अपने रात वाले स्केच में ऐसे अंग देखकर हैरान रह गए जिनके बारे में उन्हें लगता था कि फॉसिल में इनका मिलना असंभव था। वे जल्दी से जॉर्डिन डेस प्लांटिस के पास पहुंचे। स्केच के मार्गदर्शन से उन्होंने पत्थर की सतह को छेनी से छीला जिसके नीचे मछली की बाकी अंग छिपी हुई थी। जब मछली पूरी तरह से बाहर आ गई तो ये उनके सपने और स्केच के अनुभव निकली तथा वे आसानी से इसका वर्गीकरण कर पाए। डॉक्टर बेटिंग ने इस विषय पर प्रयोग करने और इस पर उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन में काफ़ी समय लगाया, लेकिन उन्होंने जो भी रास्ता खोजा वो बंद मिला। असफल कोशिशों के लंबे दिन के बाद एक रात को वे सो गए। नींद में अवचेतन मन ने उन्हें निर्देश दिया कि वे कुत्ते की बिगड़ी हुई पेनक्रियाटिक डक्ट के अवशेष निकाल लें। इस प्रेरणा से वे इंसुलिन की खोज कर पाए जो आज भी असंख्य लोगों की मदद कर रही है। आप ध्यान दें, डॉक्टर बेटिंग काफ़ी समय से चेतन मन में इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उनके अवचेतन ने इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की। इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता है कि आपको भी हमेशा रातों रात जवाब मिल जाएगा। हो सकता है जवाब कुछ समय तक ना मिले। हताश ना हो। हर रात सोने से ठीक पहले समस्या अपने अवचेतन मन के हवाले इस तरह करते रहे जैसा आपने ये काम पहले कभी ना किया हो। अगर समाधान मिलने से ज़्यादा देर लगे तो संभव है आप ये सोच रहे हैं कि अवचेतन मन में सौंपा गया सवाल इतना बड़ा है कि उसे सुलझाने में लंबा समय लग जाएगा। ये हैरानी की बात नहीं है। आमतौर पर हम सभी को यकीन होता है कि हमारी समस्याएं सुलझ बहुत मुश्किल है। अगर वे मुश्किल नहीं होती तो वे समस्याएं ही नहीं होती। बहरहाल ये सोच गलत है। आपका अवचेतन मन समय और स्थान के बंधन से परे है। ये यकीन करने में सोने जाएं कि आपको जवाब अभी मिल गया है। ये घोषणा ना करें कि जवाब का भविष्य में इंतज़ार करना पड़ेगा। परिणाम में आस्था रखें। इस पुस्तक को पढ़ते समय अभी विश्वास करें कि आपकी समस्याओं का एक जवाब है, एक आदर्श समाधान है। किस तरह एक वैज्ञानिक सोवियत कंसंट्रेशन कैंप से भागा। डॉक्टर लोथार वॉन ब्लैकस्मिथ प्रतिभाशाली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें एक सोवियत कंसंट्रेशन कैंप में कैद कर लिया गया था। वे अपने बचाव और अंततः आज़ादी की ओर भाग निकलने का श्रेय अपने अवचेतन मन की शक्तियों को देते हैं। मैं रूस में एक कोयला खदान में युद्धबंदी था और मैंने जेल के अहाते में अपने चारों तरफ लोगों को भरते देखा। क्रूर पहरेदार, दंभी अफसर और चालाक कम्युनिस्ट अफसर हम पर नज़र रखते थे। थोड़े से मेडिकल चेकअप के बाद हर कैदी को कोयले का कोटा तय कर दिया जाता था। मेरा कोटा 300 पाउंड प्रतिदिन था। अगर कोई कैदी अपना कोटा पूरा नहीं करता था तो उसे मिलने वाले थोड़े से राशन में भी कटौती कर दी जाती थी और कुछ समय में वह कब्र में पहुंच जाता था। मैं वहां से भागने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मैं जानता था कि मेरा अवचेतन मन किसी न किसी तरह कोई रास्ता खोज लेगा। जर्मनी में मेरा घर तबाह हो गया था। मेरा परिवार मिट गया था। मेरे सभी मित्र और पूर्व सहयोगी या तो युद्ध में मर चुके थे या कंसंट्रेशन कैंपों में थे। मैंने अपने अवचेतन से कहा, मैं लॉस एंजलिस पहुंचना चाहता हूं और तुम्हें रास्ता खोजना है। मैंने लॉस एंजलिस की तस्वीरें देखनी थी और मुझे कुछ सड़कें और इमारत बहुत अच्छी तरह याद थी। मैं उन्हें बार बार याद करने लगा। हर दिन, हर रात मैं कल्पना करता था कि विल्शायर रोड पर एक अमेरिकी लड़का के साथ मैं टहल रहा हूँ जिसमें मैं युद्ध से पहले बर्लिन में मिला था। मेरी कल्पना में हम स्टोर्स में गए, बसों में यात्रा की और रेस्टोरेंट में भोजन किया। हर रात मैं खास तौर पर खुद को अपनी काल्पनिक अमेरिकी कार में लॉस एंजलिस के सड़कों पर इधर से उधर जाते देखता था। मैंने ये सब कुछ बहुत स्पष्ट और वास्तविक बना लिया। मेरे मस्तिष्क में ये तस्वीरें उतनी ही वास्तविक और स्वाभाविक थी जितना कि कंसंट्रेशन कैंप के बाहर लगा पेड़। हर सुबह प्रमुख पहरेदार लाइन में खड़े कैदियों को गिनता था। वह कहता था 1, 2, 3 आदि। एक दिन जब सहस्त्र नंबर पुकारा गया जो मेरा क्रम था तो मैं अलग खड़ा हो गया। इस बीच पहरेदार को किसी ने एकाध मिनट के लिए बुलवा लिया और वापस लौटने पर उसने गलती से अगले आदमी को 17 नंबर के रूप में गिन लिया। जब शाम को कैदी लौटे तो उसकी संख्या पूरी निकली।
किसी को पता भी नहीं चला कि मैं नहीं लौटा हूँ और मैं जानता था कि ये पता चलने में उन्हें काफ़ी समय लगेगा। मैं बिना किसी के पता चले कैंप से बाहर निकल गया और 24 घंटे तक पैदल चलता रहा। अगले दिन मैंने एक वीरान कस्बे में आराम किया। मैं मछली पकड़कर और कुछ जंगली पक्षियों का शिकार करके जिंदा रहा। मैंने पोलैंड जाने वाली कोयले की ट्रेनें देखी और रात में उसमें यात्रा की, जब तक कि आखिरकार मैं पोलैंड नहीं पहुंच गया। दोस्तों की मदद से मैंने लूसन्स स्विट्जरलैंड का रुख लिया। एक शाम पोलिस होटल लूसर्स में मैंने एक अमेरिकी व्यक्ति और उसकी पत्नी से बात की। उस आदमी ने मुझे पूछा कि क्या मैं सांता मोनिक कैलिफोर्निया में उसके घर अतिथि बनना चाहता हूँ। मैंने स्वीकार कर लिया। लॉस एंजलिस पहुँचने पर मैंने पाया कि उसका शोफर मुझे विल्शायर रोड तथा कई अन्य सड़कों पर ले जा रहा था, जिसकी स्पष्ट कल्पना मैंने रूसी कोयले खदान के महीनों में की थी। मैंने उन इमारतों को पहचान लिया जिन्हें मैंने अपने मन में इतनी बार देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले भी लॉस एंजलिस आ चुका हूँ। मैं अपनी मंजिल तक पहुँच गया था। मैं कभी भी अवचेतन मन के चमत्कारों पर हैरान होना बंद नहीं करूँगा। सचमुच इसके पास ऐसे तरीके हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। पुरातत्ववेत्ता किस तरह प्राचीन दृश्यों को दोबारा बनाते हैं। आपके अवचेतन मन में मानव जाति के इतिहास में हुई हर चीज़ की स्मृति होती है। प्राचीन खंडहरों और पूर्व संस्कृतियों में लोगों द्वारा छोड़ी गई असंख्य वस्तुओं का अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता अपने काम का काल्पनिक अनुभूति का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। उनका अवचेतन मन प्राचीन दृश्यों के पूर्ण निर्माण में उनकी सहायता कर सकता है। मृत अतीत दोबारा सजीव बन सकता है। वैज्ञानिक इन प्राचीन इमारतों के टुकड़ों को देखता है और पूर्व सभ्यता में बर्तनों, मूर्तियों, औजारों तथा घरेलू सामानों का अध्ययन करता है। अपने शाश्वत मस्तिष्क के डाटा बैंक द्वारा वैज्ञानिक ये जानने में सक्षम होता है कि ये वस्तुएं कब, कैसे और क्यों बनाई गई है। वैज्ञानिक की पैनी एकाग्रता और अनुशासित कल्पना अवचेतन मन की निहित शक्ति को जगा देती है। ये उसे प्राचीन स्तंभों पर छतों की कल्पना करने में समर्थ बनाती है और इमारत के चारों तरफ बगीचे, तालाबों तथा फव्वारे की कल्पना करने में भी। कंकाल पर आंखें, नसों और मांसपेशियों का लबादा डाल दिया जाता है और वे एक बार फिर बोल तथा चल सकते हैं। मृत अतीत जीवंत वर्तमान बन जाता है और हम पाते हैं कि मस्तिष्क में समय या स्थान की कोई दूरी नहीं होती है। अनुशासित, नियंत्रित और निर्देशित कल्पना से आप हर युग के सबसे महान वैज्ञानिकों और प्रेरित चिंतकों के साथी बन सकते हैं। अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन कैसे पाएं? जब आपको कोई मुश्किल निर्णय लेना हो या जब आप अपनी समस्या का समाधान नहीं देख पा रहे हो तो तत्काल इसके बारे में सृजनात्मक सोचने लगे। अगर आप भयभीत और चिंतित रहेंगे तो आप सचमुच सोच नहीं पाएंगे। सच्ची सोच डर से मुक्त होती है। यहाँ पर एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसके द्वारा आप किसी भी विषय पर मार्गदर्शन पा सकते हैं। मस्तिष्क को शांत कर लें और शरीर को स्थिर कर लें। शरीर को आराम से रहने को कहें। इसे आपका आदेश मानना ही पड़ेगा। इसकी कोई इच्छा, पहल या आत्मचेतन नहीं होती। आपका शरीर सिर्फ एक भावनात्मक डिस्क है जो आपके विश्वासों और तस्वीरों का रिकॉर्ड रखती है। अपने ध्यान को गतिशील कर लें। अपने विचार समस्या के समाधान पर केंद्रित कर लें। इसे अपने चेतन मन में सुलझाने की कोशिश करें। सोचें कि आप आदर्श समाधान पर किस तरह खुशी जाहिर करेंगे। अगर आपको आदर्श जवाब इसी समय मिल जाए तो कल्पना करें कि आपको कैसा लगेगा। अपने मस्तिष्क को खुशी और संतुष्टि के इस मोड़ से शिथिल तरीके से खेलने दें, फिर सो जाएं। जागने पर अगर आपको जवाब नहीं मिले तो किसी दूसरे काम में जुट जाएं। संभव है किसी दूसरे काम में व्यस्त रहने पर जवाब खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाएगा। अवचेतन मन से मार्गदर्शन पाने में आसान तरीका सबसे अच्छा होता है। इसका एक उदाहरण देखें। एक बार मेरी एक कीमती अंगूठी खो गई जो पारिवारिक निशानी थी। मैंने हर जगह उसकी तलाश की लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। मैं इस नुकसान से चिंतित और दुखी था।
उस रात मैंने अपने अवचेतन मन से उसी तरह बात की जिस तरह मैं किसी और से बात करता हूँ। सोने से पहले मैंने इससे कहा, तुम सब कुछ जानते हो, तुम जानते हो कि वह अंगूठी कहाँ है और तुम मुझे बताओगे कि वो कहाँ है। सुबह मैं अचानक इन शब्दों की गूंज के साथ जागा, रॉबर्ट से पूछो। ये मुझे बहुत अजीब लगा। मैं जिस रॉबर्ट को जानता था वह तो मेरे पड़ोसी का 9 साल का बेटा था। उससे मेरी अंगूठी के बारे में भला क्या पता होगा। बहरहाल मैंने अपने अवचेतन के आंतरिक आवाज़ का पालन किया। मैंने रॉबर्ट को उसके आंगन में देखा और मैंने उसे अंगूठी के बारे में बताया। मैंने पूछा, तुमने ऐसी अंगूठी देखी तो नहीं है? उसने जवाब दिया, ज़रूर। दरअसल वह मुझे कल लुका छुपी खेलते समय झाड़ियों में मिली थी। मुझे नहीं पता था कि ये किसकी है, इसलिए मैं इसे अंदर ले गया और अपनी डेस्क पर रख दी। मैं इसके बारे में साइन बोर्ड लिख कर लगाने ही वाला था, लेकिन मैं भूल गया। अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब दे देगा, बशर्ते आप इस पर भरोसा करें। उसके अवचेतन ने उसके पिता की वसीयत की जगह बता दी। ह्यूगो आर नामक युवक ने लॉस एंजलिस में मेरे भाषण सुने। उसने मुझे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में अपना अनुभव बताया। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया था और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। बहरहाल उनकी बहन ने उसे बताया कि उसके पिता ने एक बार अपनी वसीयत बनाने का जिक्र किया था और उसे बताया था कि उन्होंने सब में न्यायपूर्ण तरीके से बंटवारा किया है। ह्यूगो का एहसास था कि अगर उसके पिता की वसीयत नहीं मिली तो जायदाद राज्य के नियमों के आधार पर बटेगी, जो शायद उसके पिता की इच्छाओं के अनुरूप नहीं होगी। इसके अलावा कानूनी फीस में ज़्यादातर जायदाद चली जाएगी। उसने और उसकी बहन ने हर जगह तलाश की, लेकिन उन्हें वसीयत कहीं नहीं मिली। हताश होकर वे सोचने लगे कि वसीयत है भी या नहीं। तभी ह्यूगो ने अवचेतन मन के प्रयोग के बारे में सीखी हुई बातें याद की। सोने से पहले उसने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन के हवाले करता हूँ। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे पिता की वसीयत कहाँ है और ये मुझे वह जगह बता देती है। फिर उसने अपने आग्रह को सारांश में कहा, जवाब दो। उसने इसे बार बार लोरी की तरह दोहराया। वह जवाब 2 शब्दों के साथ सोने गया। अगली सुबह जब वह जागा तो उसने मन में प्रबल इच्छा जागी कि वह डाउनटाउन लॉस एंजलिस के एक बैंक में जाए। इससे वह हैरान हो गया। क्या उसके पिता ने कभी इस बैंक का जिक्र किया था? क्या उसने अपने पिता की डाक में इस बैंक का पत्र देखा था? वह नहीं जानता था, लेकिन वह इतना ज़रूर जानता था कि उसे अवचेतन द्वारा दिए गए संकेत की जांच करनी थी। वह उस सुबह बैंक गया। अंततः एक बैंक ऑफिसर ने इस बात की पुष्टि की कि बैंक में उसके स्वर्गीय पिता के नाम का एक लॉकर था। जब उस लॉकर को खोल दिया गया तो अंदर वसीयत मिली। जब आप सोने जाते हैं तो आपका विचार आपके भीतर ही निहित शक्तियों को जगा देता है। मान ले आप सोच रहे हो कि क्या आपको अपना मकान बेच देना चाहिए, कोई शेयर खरीद लेना चाहिए, किसी पार्टनरशिप को तोड़ देना चाहिए, न्यूयॉर्क जाकर बसना चाहिए या फिर लॉस एंजलिस में ही रहना चाहिए, वर्तमान अनुबंध को खत्म कर देना चाहिए या नया अनुबंध कर देना चाहिए। ऐसी उलझन हो तो ये करें। शांति से अपनी कुर्सी और अपने ऑफिस के डेस्क पर बैठ जाएं। याद रखें, ये क्रिया और प्रतिक्रिया का शाश्वत नियम है। क्रिया आपका विचार है, इस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है और ये इसकी प्रकृति है। ये जवाब देता है, पुरस्कार देता है, लौटाता है। ये अनुरूपता के नियम का पालन करता है। ये विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आप सही कर्म पर मनन करते हैं तो आपको अपने भीतर ऐसी प्रतिक्रिया महसूस होगी जो आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन या जवाब देगी। मार्गदर्शन चाहते समय आप शांति से सिर्फ सही कर्म के बारे में सोचें। इसका मतलब है कि आप अपने अवचेतन मन में रहने वाली असीमित बुद्धिमत्ता का उस बिंदु तक प्रयोग करें जहां ये आपको उपयोग शुरू करेगी। इसके बाद आपके कार्य की दिशा आपके कल्पनावादी ज्ञान द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती है, जो सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान है। आपका निर्णय सही होगा, सही काम ही होगा, क्योंकि सही काम करने के लिए आप पर अवचेतन का दबाव है। मैं दबाव शब्द का प्रयोग इसलिए करता हूँ क्योंकि दबाव ही अवचेतन का नियम है।
मार्गदर्शन का रहस्य। मार्गदर्शन या सही कर्म का रहस्य मानसिक रूप से खुद को सही जवाब के प्रति निष्ठावान बनाना है, जब तक कि आपको अपने भीतर उसकी प्रतिक्रिया ना मिल जाए। प्रतिक्रिया एक भावना है, एक आंतरिक एहसास है और एक सशक्त संकेत है। इसके द्वारा आप जान जाते हैं कि आपको जवाब मिल गया है। आपने इस शक्ति का उस बिंदु तक प्रयोग किया है कि अब ये आपका प्रयोग करने लगी है। अपने भीतर की इस व्यक्तिनिष्ठ बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शन में काम करते समय आप असफल नहीं हो सकते या एक भी गलत कदम नहीं उठा सकते। आप पाएंगे कि आपके सभी काम खुशी से भरे होंगे और आपको रास्ते भर शांति मिलेगी। याद रखने लायक विचार। नंबर 1, याद रखें, अवचेतन मन ने सभी महान वैज्ञानिकों को अद्भुत सफलता और उपलब्धियां प्रदान की है। नंबर 2, किसी जटिल समस्या के समाधान की तरफ ध्यान और एकाग्रता देकर आपका अवचेतन मन सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठा करता है और फिर इसे सुलझाकर चेतन मन को सौंप देता है। नंबर 3, अगर आप किसी समस्या के जवाब के बारे में परेशान हो रहे हों तो इसे वस्तुनिष्ठ तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। शोध और दूसरे से जितनी जानकारी हासिल कर सकते हैं हासिल करिए। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो सोने से पहले इसे अवचेतन मन के हवाले कर दीजिए, फिर आपको हमेशा जवाब मिलेगा। ये कभी असफल नहीं होता है। नंबर 4, आपको हमेशा रातों रात जवाब नहीं मिलता है। अपने अवचेतन से तब तक आग्रह करते रहें जब तक कि सूरज ना निकल जाए और छायाएं गायब ना हो जाएं। नंबर 5, जवाब में देरी आपके कारण भी हो सकती है। अगर आप ये सोचने लगें कि इसमें बहुत समय लग जाएगा या बहुत बड़ी समस्या है, आपके अवचेतन के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं होती। ये हर समस्या का जवाब जानता है। नंबर 6, यकीन माने कि जवाब आपके पास है। जवाब की खुशी उसी तरह महसूस करें जैसा आप आदर्श जवाब मिलने पर करते। आपका अवचेतन आपकी भावना पर प्रतिक्रिया करेगा। नंबर 7, आस्था और लगन से देखी जाने वाली हर मानसिक तस्वीर आपके अवचेतन की चमत्कारी शक्तियों के माध्यम से साकार होगी। इस पर भरोसा करें, इसकी शक्ति पर विश्वास करें और जब आप प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होंगे। नंबर 8, आपका अवचेतन यादों का भंडार है और आपके अवचेतन में बचपन से लेकर आज तक के सभी अनुभव दर्ज हैं। नंबर 9, प्राचीन लिपियों, मंदिरों, अवशेषों और अन्य प्रमाणों में मनन करने वाले वैज्ञानिक अतीत के दृश्यों को दोबारा जीवंत बनाने में समर्थ इसलिए होते हैं क्योंकि उनका अवचेतन मन उनकी सहायता करता है। नंबर 10, समाधान के अपने आग्रह को सोने से ठीक पहले अपने अवचेतन मन को सौंपें। इस पर भरोसा करेंगे तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। ये सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। इसकी शक्तियों का शंका या सवाल ना करें। नंबर 11, आपका विचार क्रिया है जिस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है। अगर आपके विचार समझदारी भरे हैं तो आपके काम और निर्णय भी समझदारी भरे होंगे। नंबर 12, मार्गदर्शन हमेशा भावना, आंतरिक एहसास और सशक्त संकेत के रूप में आता है जिससे आप जान जाते हैं कि आपको मालूम चल गया है। ये स्पर्श का एक आंतरिक एहसास है। आस्था की सादगी के साथ इसका पालन करें। आप सुन रहे थे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बेस्ट सेलर बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इम्पॉर्टेंट लगा है तो इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें। इसे अपने करीबी लोगों में ज़रूर शेयर करें जिन्हें आप सफल बनाना चाहते हैं। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अगले चैप्टर के साथ।